नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक वारदात की लाइव तस्वीरों के साथ करते हैं। देहरादून से ये तस्वीर जहां पर बेखौफ बदमाशों ने जो करतूत की है वो देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। देर रात एक युवक से लूटपाट हुई थी जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला थाना बसंत विहार इलाके का है। गोविंदगढ़ की ये तस्वीर बताई जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहां पर देर रात की ये तस्वीर, एक युवक के साथ लूटपाट होती है। तमंचे के दम पर एक बाइक से जा रहा था एक युवक, जिसे रोकता है एक शख्स। जैसे ही युवक रुकता है, उसका मोबाइल फोन छीनकर लुटेरा भाग जाता है। सीसीटीवी फुटेज में यह वारदात कैद हुई है और अब इसी के आधार पर पुलिस इस शख्स की तलाश में है। सतेंद्र बर्थवाल हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतेंद्र, क्या खबर है आपके पास? क्या इस शख्स तक पुलिस पहुंच गई है? मैंने कहा क्योंकि ये जो देर रात का ये मामला है, पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है कि कहाँ पे, क्योंकि जो पीड़ित युवक है ये पुलिस के पास देर रात पहुंचा। इसने तहरीर भी दी है जिससे पुलिस जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि क्योंकि ये युवक घर के लिए जा रहा था देर शाम को अपनी दुकान से, और इसके पास मोबाइल था जो कि इससे लूटा गया है। जो आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा कि किस तरीके से एक आरोपी या एक लुटेरा वहां पे खड़ा था। वो एक मदद के लिए कि युवक को रोकता है, युवक मदद के लिए बाइक रोकता है और उसके बाद उससे लूट हो जाती है। ये युवक इसके पीछे काफी दूर तक भागा भी, लेकिन वो ये लुटेरा युवक के हाथों से रफू चक्कर हो गया। पुलिस अब जो सीसीटीवी फुटेज है जी सतेंद्र, ये साफ हो पाया है कि जो शख्स, जो बदमाश रुकने का इशारा करता है बाइक सवार को, क्या उसके पास कोई हथियार भी था उसके हाथ में, या मदद के लिए ही रोकता है वो? बिल्कुल, मैंने कहा क्योंकि जो अभी जो बताया जा रहा है, जो हमारी उस युवक से बात भी हुई है जिसके साथ ये पूरी घटनाक्रम घटा है, उसने कहा कि उसका ये कहना था कि उसको मदद के लिए रोका गया था। वो जैसे ही उससे कुछ बातचीत करने लगा तब तक उससे पूरा मोबाइल उसका लूट कर ये फरार हुआ है। और अब पुलिस इसकी पूरी जांच करी है, पड़ताल करी कि किस तरीके से ये घटना हुई है और कौन ये युवक है, इसकी पूरी छानबीन करी है। मैंने जी सतेंद्र, धन्यवाद इस वक्त जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें दिख रही हैं, युवक घर जा रहा था, देर रात का ये वाकया है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए बाइक से घर जा रहा था और बेफिक्र अंदाज में, और तभी सामने से एक शख्स उसे रुकने का इशारा करता है। उसे लगता है शायद कोई मदद मांग रहा है और मदद के लिए ही वो रुकता है, लेकिन जैसे ही बातचीत की कोशिश करता है, दूसरा शख्स जो बाइक सवार को रोकता है वो उसका मोबाइल फोन लेकर भाग जाता है। इससे पहले कि कुछ समझ पाता युवक, उससे उसका फोन लेकर भाग चुका होता है बदमाश। और अगली तस्वीर भी देहरादून से ही, जहां पर कैमरे में मारपीट की तस्वीर कैद हुई है। बताया जा रहा है कि दबंग ने पत्नी समेत परिवार पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद किया है और अब ये वीडियो भी वायरल है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पूरा मामला पटेल नगर संस्कृत कॉलोनी का ये बताया जा रहा है। देखिए, दो परिवारों के बीच मारपीट की ये तस्वीर। किस बात को लेकर विवाद की शुरुआत हुई यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही मारपीट की शुरुआत हुई, विवाद मारपीट में तब्दील हुआ। वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया और महिलाएं भी पीछे नहीं है। देखिए, एक शख्स को यहां पर पीटा जा रहा है और फिर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। महिलाओं की भी पिटाई हो रही है। आखिर किस बात को लेकर इतना विवाद? और दबंग ने पत्नी समेत पूरे परिवार पर हमला किया है। आखिर क्यों यह हमला हुआ है और इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो साफ नहीं, लेकिन ये वीडियो वायरल है इन दिनों। इधर हल्द्वानी में गोलापार गांव के ग्रामीणों की परेशानी एक बार फिर से सामने आई है। गांव और शहर के रास्ते में पड़ने वाली सूखी नदी शनिवार सुबह अचानक उफान पर आ गई, जिससे दूध लेकर शहर जा रहे कुछ ग्रामीण फंस गए। नदी के बीच ही उनकी बाइक नदी के तेज बहाव में फंस गई, जिसे वहां मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से बाहर निकाला और बाइक सवारों की जान बच सकी। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, उफनती हुई नदी, बरसाती नदी में ग्रामीण किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं ताकि इस दूध वाले को बाइक समेत बाहर निकाला जा सके नदी के मझधार से, बीच से। आपको बता दें, गोलापार विजयपुर गांव के लोग सूखी नदी में पुल न होने की वजह से लंबे वक्त से परेशान है। लंबे वक्त से यहां पर पुल की मांग की जा रही है। खासकर बारिश के दिनों में, मानसून के दौरान इनकी जान खतरे में पड़ जाती है कई बार, और एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है।
परेशानी होती है। हमारे बरसात में बच्चे विद्यालय से वंचित हो जाते हैं और हमें जो है यहाँ से काफ़ी कठिनाइयों से पार करना पड़ता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये नदी पार कराई बाइक से, तो ऐसे कई लोग हमारे जो बीमार हैं वो घर पर ही रह जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और हम लोग बाजार नहीं जा पाते। एक तस्वीर नैनीताल से, जहां रोड नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं, लगातार परेशान हैं। जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके से ये ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कुछ लोग डोली पर ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो भीमताल ब्लॉक के बोरा गांव का है, जहां 85 साल की बुजुर्ग महिला के बीमार होने के बाद ग्रामीण महिला को सड़क पर लेकर आए, जिसके लिए ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर तक की दूरी इसी तरह से तय की है, महिला को डोली में बिठाकर। बताइए, ये वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी हर साल आते हैं। इस जगह से पूरे उत्तराखंड को भारी मुनाफा भी होता है, पर्यटन उद्योग को काफी मुनाफा होता है, लेकिन यहाँ के विकास पर कितना खर्च, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। इधर पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला मुनस्यारी लीलम रोड बरसात में पूरी तरह से खराब हो चुका है। आलम यह है कि मिलम जाने वाली आईटीबीपी के जवानों को अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सीमा पर पहुंचना पड़ रहा है। बीआरओ की रोड चलने लायक अब नहीं बची है। यही वजह है कि जवानों को खतरनाक पहाड़ियों को पैदल पार करना पड़ रहा है। तो एक तरफ हम दावे कर रहे हैं कि सीमा पर, बॉर्डर इलाकों पर हमने निर्माण बहुत तेजी से किया है, मजबूत काम हो रहा है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आप देख लीजिए कि बीआरओ की सड़क इस लायक भी इस वक्त नहीं कि उस सड़क का इस्तेमाल ये सैनिक, ये जवान सीमाओं तक पहुंचने के लिए करें। और यही वजह है कि पहाड़ियों को इस कदर मानसून के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर पार कर रहे हैं ये अधिकारी, ये जवान। तो जवानों की परेशानी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं पिथौरागढ़ से। लगातार बॉर्डर पर काम चल रहा है। इस वक्त बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी और टाइट, लेकिन उसी बीच देखिए सड़क का हाल। इधर नैनीताल जिला जेल में 4 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जेल में हड़कंप मच गया। 158 कैदियों में कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ है। 4 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद जिला प्रशासन की एक टीम ने, जिला हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम भी जेल पहुंची और यहां पर मुआयना किया गया। कैदियों की जांच की गई, सभी के सैंपल लिए गए। जेल प्रशासन का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि नैनीताल जेल को नैनीताल और उधम सिंह नगर के कैदियों के लिए कोविड सेंटर बनाया गया है। इतने कैदियों को एक साथ बाहर मूव कराना बहुत मुश्किल का काम है और पूरे जो जेल का स्टाफ है उन सब का सैंपल लिए जा रहे हैं आज ही, और उनको क्वारंटीन के लिए एक अलग से ये व्यवस्था की जाए कि कोई होटल दिया जाए। अभी जो 4 बंदी पॉजिटिव निकले हैं उनको हल्द्वानी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल भेजने की हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी लोग अभी यहीं कंटेंट हैं और उनके विषय में जो भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम से उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग छिपकर प्रदेश में आ रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग प्रदेश में है, कोरोना संक्रमण का उन्हें डर है लेकिन वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। टेस्टिंग, सर्विलांस बढ़ाने की जरूरत पर का जिक्र सीएम ने किया है कि टेस्टिंग और सर्विलांस अब बढ़ाई जानी चाहिए। कोरोना से मौत कैसे कम हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सीनियर डॉक्टर्स को भी उन्होंने निर्देश दिए कि इस पर तत्काल प्रभाव से काम शुरू हो कि कोरोना से होने वाली मौतों की रफ्तार को कम किया जा सके। सर्विलांस को और एक्टिव करने को कहा गया है, जितना सर्विलांस होगा उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, टेस्टिंग कैपेसिटी हमको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। हमने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं कि पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। मॉर्टेलिटी कैसे रुके, इस पर सीनियर डॉक्टर्स को ध्यान देना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको सीनियर जो डॉक्टर हैं वो स्वयं उनको देखें। आपसी तालमेल, आपसी समन्वय ये बेहतर होना चाहिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं।
तो राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि चिंता भी बढ़ गई है। बीते 7-8 दिनों की बात करें तो करीब 1000 नए कोरोना केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी का कहना है कि देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा चिंता इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर है, क्योंकि यहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक हरिद्वार देहरादून के डीएम ने इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों से बात की है कि कोरोना की रोकथाम को लेकर वो भी जो निर्देश है उनका पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके संबंध में मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे हाईएस्ट लेवल पे मीटिंग हुई है इंडस्ट्री के साथ, जिसमें हमने सिडकुल और इंडस्ट्री के ऑफिसर्स को, उनके पदाधिकारियों को भी बुलाया था। स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न्स भी उनके द्वारा बताए गए थे उसमें, और इसके साथ ही साथ दोनों जिलाधिकारियों के लेवल पे काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है। जैसे कल हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मेरे ख्याल से करीब 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से मुलाकात करके उनके इश्यूज से बताया था। साथ ही साथ उनको स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न्स है उनको बताए गए कि अपने जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसका पूरा अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। टेस्टिंग में हमारी पूरी हेल्प करेंगे। किसी अन्य प्रिकॉशन जो इत्यादि ले रहे हैं उसके बारे में भी पूरा इंडस्ट्री को बताया गया। सो मेरा मानना है इंडस्ट्री ऑफिसर जितनी एसोसिएशंस है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है सेम प्लेटफॉर्म पे है और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं संक्रमण को रोकने के। इसी बीच राज्य में चारधाम यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई है। हालांकि जो भी यात्री दर्शन के लिए आएंगे उन्हें अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के बाद ठीक हो चुके यात्री चारधाम के दर्शन करना चाहते हैं और श्रद्धालुओं की इसी इच्छा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कई लोग जो कोविड से एक तरह से निकल चुके हैं, उनकी इच्छा है कि वो चार धाम पर आएं, उत्तराखंड में आएं, और इसलिए उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए चार धाम को खोला गया है। तो यहाँ पर आ सकेंगे और अपने जो उनकी श्रद्धा है, उनके जो भाव हैं, उनको प्रकट कर पाएंगे। तो दूसरे राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पुलिस वालों के सामने भी दोहरी चुनौती अब बन गई। एक तरफ कोरोना महामारी और बारिश भूस्खलन के बीच यात्रा की शुरुआत और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अब लोग आएंगे। तो प्रशासन ने भी तैयारी पूरी होने का दावा किया है और कहा कि जो भी लोग आएंगे उन्हें सावधानी भी बरतनी होगी। उम्मीद यही है कि क्योंकि बरसात के मौसम में हर वर्ष हल्की ही रहती है, तो अभी हल्की शुरुआत हो जाएगी यात्रा की। उत्तराखंड से तो ऑलरेडी हो चुकी है, डेली लगभग 500 लोग जाते हैं, तो बाहर के लोग अलाउड हो जाएंगे तो उससे हो सकता है थोड़ी वृद्धि हो। और चूँकि कोरोना नेगेटिव होंगे तो मुझे कोई बड़ी परेशानी नहीं लग रही। आपदा तो हमारी हमेशा ही, देखिए जुलाई और अगस्त के 2 महीने आपदा की दृष्टि से तो थोड़े संवेदनशील तो रहते ही हैं, चुनौतीपूर्ण भी रहते हैं। लैंडस्लाइड्स आते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो देखिए वो तो जो आएगा तो उसकी तो मन में उसको तैयारी करके आना ही होगा। अप्रैल 2019 में पीएम मोदी ने चार धाम से अलग उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम बताया था और उसी सैन्य धाम के लिए देहरादून में जमीन तय कर ली गई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की वजह से सैन्य धाम के शिलान्यास में देरी हुई और पंचम धाम के नाम से भव्य शौर्य स्थल यहां पर बनेगा। धाम के लिए भूमि चयनित हो गई है देहरादून में, और कोविड के कारण उस पर अभी हम उसका शिलान्यास नहीं कर पाए हैं। उस पर सफाई का काम चल रहा है और भव्य शौर्य स्थल पंचम धाम के नाम से ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। और देहरादून से ही एक और बड़ी खबर है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी डीएम को, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाह को लेकर भी कड़ाई बरती जाए। सोशल मीडिया पर अफवाहों पर कार्रवाई करें सभी डीएम और सभी प्रशासन के अधिकारी। ये सीएम ने कहा, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अफवाहों का सरकारी हैंडलर से तुरंत खंडन भी किया जाए, ये भी कहा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इसी बीच आपको बता दें, न्यूज 18 के स्क्रीनशॉट को फोटोशॉप करके एक तस्वीर इन दिनों वायरल है, जिसमें 10 दिनों के लॉकडाउन का जिक्र किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में ये तस्वीर वायरल है, जिसका न्यूज 18 ने भी खंडन किया है और इस तरह के अफवाहों को रोकने के लिए निर्देश प्रशासन को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दिया है। सोशल मीडिया को लेकर के काफ़ी अफवाहें फैलाई गई और अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने में आई। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने का काम करते हैं जिससे नुकसान होने की संभावना होती है, तो उस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है।
और जो हमारे प्रशासनिक जो हैंडल हैं सोशल मीडिया के, उस पर तुरंत उसका खंडन करना चाहिए ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और न्यूज 18 के स्क्रीनशॉट को मॉर्फ करके उसे फोटोशॉप करके गलत जानकारी फैलाने वाले शख्स संजय सिंह के साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 10 दिनों के लॉकडाउन की अफवाह उड़ाई गई थी। मुकदमा दर्ज कर जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। थाना कोतवाली में पुलिस ने ये मुकदमा दर्ज किया है। तो संजय सिंह, जिनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये तस्वीर वायरल हुई थी, उनके साथ ही और अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। इस स्क्रीनशॉट में, इस तस्वीर में ये खबर फैलाई गई थी, ये अफवाह कि 10 दिनों का लॉकडाउन कोरोना की वजह से उत्तराखंड में लगाया गया है। जिम कॉर्बेट ने कालाढूंगी के पास एक गांव बसाया था जिसे लोग छोटी हल्द्वानी के नाम से जानते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महान शिकारी और पर्यावरणविद एडवर्ड जेम्स जिम कॉर्बेट की आज 145वीं जयंती है। जिम कॉर्बेट कालाडूंगी के पास छोटी हल्द्वानी में रहते थे, जहां उन्होंने 40 परिवारों को बसाया, जो अब बढ़कर करीब 250 परिवार बन गए हैं। इस गांव से आज भी उनकी कई यादें जुड़ी हैं। छोटी हल्द्वानी में जिम कॉर्बेट के घर को भी संग्रहालय बना दिया गया है, जिसकी देखरेख कॉर्बेट प्रशासन के जिम्मे है। 25 जुलाई को हम लोग जो है सब लोग मिलकर कॉर्बेट का जन्मदिन मनाते हैं और यहाँ पे 221 एकड़ ज़मीन जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे खरीदी थी। उसमें जिम कॉर्बेट की यादों के रूप में उनकी एक भरुआ बंदूक है, चौपाल है और उनके द्वारा निर्मित जो है दीवार है, और जिम कॉर्बेट का अपना घर है जिसको जो है आज जो म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है और म्यूजियम के रूप में है वो आज। इस गांव में कॉर्बेट प्रशासन ने 2006-2007 से इको टूरिज्म की शुरुआत की और जो अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। अभी यहाँ पर्यटकों के लिए करीब 1 दर्जन होमस्टे बनाए गए हैं। ठीक चल रहा है और इस साल तो थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा कम है, नहीं तो इस टाइम पे मई जून के टाइम पे तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक फुटफॉल बन चुका है अभी। वहीं यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जिम कॉर्बेट से जुड़ी धरोहरें हैं, उन्हें प्रशासन से संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। सरकारी जो प्रयास थे वो अभी इसमें बहुत काफ़ी गुंजाइश है इसमें काम करने की। इसमें जितना उन्होंने काम किया वो तो एक शुरुआत कर दी, लेकिन अभी भी इसको जो है सरकारी प्रयासों के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है और एक अच्छा टूरिज्म डेस्टिनेशन ये बन सकता है। 1915 में बसाए गए कॉर्बेट के इस गांव में उनसे जुड़ी हर धरोहर को संजोने की आवश्यकता है, जिससे लोग यहां आकर जिम के बारे में जान सकें और यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रामनगर से न्यूज 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। चलिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ।